मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने अभिनय किया और देखा सेवा आनंद है। बादल मेरे जीवन में तैरते हुए आते हैं, अब बारिश लाने या तूफान लाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त आकाश में रंग जोड़ने के लिए। ये पंक्तियाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रविन्द्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, फिलोसफर और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी थे जो इस पुरस्कार से सम्मानित थे। इसके साथ ही वो एक अच्छे पेंटर भी थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के जरिए से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में एक नई जान फूंकने वाले वो युग दृष्टा भी थे। आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद की स्पिरिचुअलिटी में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोरासांको हवेली में हुआ था। बंगाली कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म बैसाख महीने के 25वें दिन हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती को पोचिशे बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के पुत्र थे। उन्हें प्यार से सब रवि पुकारते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर 13 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। इनके दादा इतने अमीर थे कि उन्हें ठाकुर कहा जाता था और अंग्रेज जो थे वो ठाकुर का प्रोनाउंसिएशन टैगोर में करते थे, इसीलिए ठाकुर से टैगोर नाम पड़ा। टैगोर का मूल उपनाम कुसारी था। वो एक पिराली ब्राह्मण थे जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के कुश नामक गांव के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवनी लेखक प्रभात कुमार ने अपनी पुस्तक रविंद्र जीवनी ओ रविंद्र साहित्य प्रकाशक के पहले खंड में लिखा है कि कुसारी भट्ट नारायण के पुत्र दीन कुसारी के वंशज थे। दीन को महाराजा क्षितिसुरा ने कुश नामक एक गांव दे रखा था जो कि बर्धमान जिले में था, जो कुसारी नाम से जाना जाने लगा। टैगोर के बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया और उनके पिता व्यापक रूप से यात्राओं में व्यस्त रहते थे, जिस कारण से टैगोर का जो पालन पोषण था वो ज़्यादातर समय नौकरों द्वारा किया गया। टैगोर का परिवार बंगाल पुनर्जागरण में सबसे आगे था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की मेजबानी की। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का थिएटर और गायन उनके यहाँ नियमित रूप से होता था। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को अपने यहाँ रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए आमंत्रित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जाड़ूनाथ भट्टाचार्य ने संगीत की शिक्षा दी थी। जाड़ूनाथ भट्टाचार्य ने हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को ट्यूनिंग दी थी। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक फिलोसफर और कवि थे। टैगोर के दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ अखिल यूरोपीय भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। अब यहाँ पर थोड़ा सिविल सेवा के बारे में जान लेते हैं। सिविल सेवा की शुरुआत 1855 में लंदन में हुई थी। इसकी मैक्सिमम एज 23 रखी गई थी। 1855 से अगले 50 सालों तक ये एग्जाम लंदन में ही कराया जाना था। सिलेबस जो था वो यूरोपियन क्लासिक रखा गया था और इस एग्ज़ाम को देने के लिए भारतीयों को लंदन जाना पड़ता था। इन सभी कारणों से इंडियंस के लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता था। टैगोर कक्षा में रटी रटाई शिक्षा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से उन्हें टीचरों से ज़्यादातर समय मार खानी पड़ती थी, जिस वजह से उन्होंने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया।
जैसा कि उनकी लघु कहानी द पेरेंट्स ट्रेनिंग में दिखाया गया है, जिसमें एक पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और जबरदस्ती पाठ्य पुस्तक के पन्ने खिला खिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। टैगोर के भाई हेमंत नाथ ने उन्हें पढ़ाया और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया। उन्हें गंगा में तैरना सिखाया, पहाड़ियों के माध्यम से ट्रैक करना, जिम्नास्टिक, जूडो और कुश्ती का भी अभ्यास कराया। उन्होंने टैगोर को फॉर्मल सब्जेक्ट भी पढ़ाए, जैसे ड्राइंग, शारीरिक रचना विज्ञान, भूगोल और इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी टैगोर ने सीखी, जो उनके पसंदीदा सब्जेक्ट में थे, सबसे पसंदीदा विषय थे। टैगोर को औपचारिक शिक्षा से नफरत थी। उनका मानना था कि हायर एजुकेशन जो है चीज़ों की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि हायर एजुकेशन जिज्ञासा को और बढ़ाता है। 1873 में 12 वर्ष की आयु में टैगोर के पिता टैगोर को सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर ले गए। वो पहले शांति निकेतन में कुछ समय के लिए रुके, फिर वो अमृतसर में लगभग 1 महीने रहे, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल में बैठकर वो घंटों गुरुवाणी सुनते रहते थे। वह मधुर गुरुवाणी से बहुत प्रभावित हुए। 1912 में अपनी बुक माई रिमिनिसेंसेस में लिखते हैं, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक सपने की तरह मेरे सामने आया है। मैं कई बार सुबह सुबह अपने पिता के साथ झील के बीच में स्थित सिखों के इस गुरु दरबार में गया हूँ। वहाँ पवित्र मंत्रों उच्चारण निरंतर गूंजता रहता है। मेरे पिता उपासकों की भीड़ के बीच बैठे कभी कभी स्तुति के भजन में अपनी आवाज़ मिलाते थे और किसी अजनबी को अपनी भक्ति में शामिल होते हुए देखकर वे उत्साहपूर्वक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे और हम चीनी क्रिस्टल और अन्य मिठाइयों के पवित्र प्रसाद से लदे हुए लौटते थे। अमृतसर के बाद वो डलहौसी की हिमालयी पहाड़ियों पर गए माफ़ कीजिए, जहाँ वो कई महीनों रुके। यहीं पर टैगोर के पिता ने टैगोर को एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री और मॉडर्न साइंस की पढ़ाई कराई। साथ ही स्पिरिचुअल बुक्स जैसे उपनिषद और वाल्मीकि रामायण भी पढ़ाई। उनके पिता की इच्छा थी कि टैगोर बैरिस्टर बने। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा से 1878 में लंदन के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में टैगोर का नाम लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए स्कूल ड्रॉप आउट कर रविन्द्रनाथ टैगोर भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद 1883 में उन्होंने मृणालिनी देवी से विवाह कर लिया। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ओपन एयर स्कूल की स्थापना की। यहाँ संगमरमर के एक फर्श वाला एक प्रार्थना कक्ष था और इसका नाम मंदिर था। इसका नाम भी पाठ भवन रखा गया और इसकी शुरुआत केवल 5 छात्रों से की गई थी। एक प्रायोगिक स्कूल, पेड़ों के झुरमुट के बीच बगीचे, एक पुस्तकालय के साथ एक आश्रम स्थापित किया गया। यहीं पर उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। टैगोर ने सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी और केवल 16 वर्ष की उम्र में उनकी पहली लघु कथा जो थी वो प्रकाशित हुई। उनकी जो गोरा लघु कथा है 1880 में, यह एक विस्तृत और संपूर्ण बहुत ही प्रासंगिक उपन्यास है जो धर्म, लिंग, नारी और आधुनिकता के खिलाफ परंपरागत जैसे कई विषयों से संबंधित है। नास्ति निरय जो है वो 1901 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास रिश्तों और प्यार के बारे में लिखा हुआ है, अपेक्षित और एक तरफा दोनों प्यार के बारे में। चोखर वाली 1903 में प्रकाशित हुआ। ये एक उपन्यास जिसमें रिश्तों के विभिन्न पहलू शामिल हैं।
घरे बाहिरे 1916 में प्रकाशित हुआ। यह अपने घर में कैद एक विवाहित महिला की कहानी को दर्शाता है जो अपनी पहचान खोजने की कोशिश कर रही होती है। जप जोग 1929 में प्रकाशित हुआ। उनका उपन्यास जो जग जोग था वो वैवाहिक बलात्कार पर एक सम्मोहन कहानी पर आधारित है। उनकी लघुकथाएं भिखारिणी, काबुलीवाला, क्षुधिता पाषाण, हेमंती और मुसलमानिर गोल्पवादी हैं। 1971 में आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 1905 में इसको लिखने के पीछे का उद्देश्य सांप्रदायिक आधार पर बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल से अलग करना जैसे एक क्षेत्रीय नरसंहार को रोकने के लिए था। टैगोर ने विभाजन को स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने की एक योजना के रूप में देखा और उनका उद्देश्य बंगाली एकता और टार सांप्रदायिकता को फिर से जागृत करना था। और जनगण मन जो साधु भाषा में लिखा गया है, जो बंगाली का एक सांस्कृतिक रूप है, यह टैगोर द्वारा रचित ब्रह्म भजन भारत भाग्य विधाता के 5 छंदों में से पहला छंद है। इसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 1950 में भारतीय गणराज्य की संविधान सभा द्वारा इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनके काम से ही प्रेरित था। उनके गीत बंगलार माटी बंगलार जोल जो पश्चिम बंगाल के राज्यगान के रूप में अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की और अधिकतर को संगीत भी दिया। इन गीतों को रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना जाता है। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र जो चित्रकार रोथेंथिस को जब पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है तो उन्होंने उसे पढ़ने के लिए इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद उनके चित्रकार मित्र ने उन पर मनमुग्ध हो गए और उन्होंने अपने मित्र W.B. ईस्ट को गीतांजलि के बारे में बताया। वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दिया। इसके बाद हुआ वह इतिहास है। ईस्ट ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण का प्रस्तावना लिखा। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गईं और जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था वो गीतांजलि के लिए ही दिया गया था। पहली बार किसी भारतीय को पुरस्कार देने से पदक का महत्व काफ़ी अधिक हो गया। इस सम्मान ने टैगोर के रूप में उनकी साहित्यिक प्रसिद्धि को मजबूत कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। टैगोर सिर्फ महान रचना धर्मी ही नहीं थे बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनाने का काम किया। टैगोर केवल भारत के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ थे। उन्हें 1915 के जन्मदिन सम्मान में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया, लेकिन टैगोर ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इसे त्याग दिया। नाइटहुड का त्याग करते हुए टैगोर ने भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को दिए गए दंडों की असंगत गंभीरता और उन्हें लागू करने के तरीके से हम आश्वस्त हैं। बिना सभ्य सरकारों के इतिहास में समानांतर समय आ गया है जब सम्मान के
तब के अपमान के असंगत संदर्भ में हमारी शर्म को स्पष्ट कर देते हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशेष भेदभावों से रहित होकर अपने देशवासियों के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूँ। 1917 में सांता बारबरा का दौरा करते हुए टैगोर ने एक नए प्रकार के विश्वविद्यालय की कल्पना की। उन्होंने शांति निकेतन को भारत और दुनिया के बीच जोड़ने वाला सूत्र, मानवता के अध्ययन के लिए एक विश्व केंद्र बनाना चाहा, जो कि राष्ट्र और भूगोल जैसी सीमाओं से परे हो, जिसे उन्होंने विश्व भारती नाम दिया। इसकी आधारशिला 24 दिसंबर 1918 को रखी गई थी और ठीक 3 साल बाद इसका उद्घाटन किया गया। उन्होंने 1919 और 1931 के बीच यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के में स्कूल के लिए व्यापक रूप से धन जुटाया, ब्रह्मचर्य प्रणाली अपनाई, गुरु विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते थे, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया जाता था। अध्यापन प्रायः पेड़ों के नीचे कराया जाता था। उन्होंने स्कूल के कर्मचारियों की भी देखभाल की, नोबेल पुरस्कार राशि का भी योगदान दिया और शांति निकेतन में प्रबंधक संरक्षक के रूप में उनके कर्तव्यों ने उन्हें व्यस्त रखा। सुबह वह कक्षाओं को पढ़ाते थे, दोपहर और शाम को वो विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखते थे। 14 अप्रैल 1930 आइंस्टीन द्वारा साक्षात्कार में टैगोर ने कहा कि हमारे जुनून और इच्छाएं अनियंत्रित हैं, लेकिन हमारा चरित्र इन तत्वों को एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्णता में बस में कर लेता है। क्या भौतिक जगत में भी ऐसा ही कुछ घटित होता है? क्या तत्व विद्रोही व्यक्तिगत आवेग से गतिशील हैं? और क्या भौतिक संसार में कोई सिद्धांत है जो उन पर हावी होता है और उन्हें एक व्यवस्थित संगठन में रखता है? 1878 और 1932 के बीच टैगोर ने 5 महाद्वीपों के 30 से अधिक देशों की यात्राएं भी की। 1 नवंबर 1926 को टैगोर हंगरी पहुंचे और एक सैनिटोरियम में हृदय की समस्याओं से उबरने के लिए बालाटनप्यूर शहर में बालाटन झील के तट पर कुछ समय बिताया। उन्होंने एक पेड़ लगाया और 1956 में वहां एक प्रतिमा स्थापित की गई। झील के किनारे का सैरगाह 1957 से अभी तक उनके नाम पर है। फारस और इराक और श्रीलंका 1933 में दौरा टैगोर के अंतिम विदेशी दौरों का कारण था। सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद के प्रति उनकी नापसंदगी और भी गहरी हो गई जब उन्होंने अंतिम देशों का दौरा किया। भारत के उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आचरण के उदार मापदंड बनने से बहुत पहले समुदायों, समाजों और राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक मेल मिलाप की शुरुआत की थी। टैगोर अपने समय से आगे के व्यक्ति थे। उन्होंने 1932 में ईरान की यात्रा के दौरान लिखा था कि एशिया का प्रत्येक देश अपनी ताकत, प्रकृति और ज़रूरतों के अनुसार अपनी ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन ये प्रगति के पथ पर जिस दीपक को लेकर चलेंगे वह सभी को रोशन करने के लिए एकजुट जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के अंतिम 4 वर्ष बड़े ही असहनीय कष्टों से बीते और वे 2 लंबी बीमारियों से जूझते रहे। 1937 में वो बेहोशी की हालत में चले गए, जो 3 साल बाद वो उस बेहोशी से वापस लौटे। लंबी अवधि की पीड़ा से 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। वह जोरशंको हवेली के ऊपरी मंजिल के कमरे में थे जिसमें वह बड़े हुए थे। उस तारीख पर अभी भी शोक मनाया जाता है। जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, उनके भाई AK सेन को एक
निर्धारित ऑपरेशन से एक दिन पहले 30 जुलाई 1941 को टैगोर से एक श्रुतलेख मिला। उनकी आखिरी कविता लिखी हुई थी उस श्रुतलेख में, मैं अपने जन्मदिन के बीच में खो गया हूँ, मैं अपने दोस्तों को उनका स्पर्श धरती के आखिरी प्यार के साथ चाहता हूँ, मैं जीवन की अंतिम भेंट लूँगा, मैं मानव का अंतिम आशीर्वाद लूँगा। आज मेरी बोरी खाली है, मुझे जो भी देना है मैंने पूरा दे दिया है। बदले में अगर मुझे कुछ मिलता है, कुछ प्यार, कुछ माफ़ी, तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा जब मैं उस नाव पर कदम रखूंगा जो शब्दहीन अंत के त्योहार को पार करती है। टैगोर ने कुछ इस तरीके से कविता लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने साम्राज्यवाद का विरोध किया और भारतीय राष्ट्रवादियों का समर्थन किया। अमर्त्य सेन के अनुसार टैगोर ने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रबल राष्ट्रवादी रूपों के खिलाफ विद्रोह किया था और इस बात के महत्व को नकारे बिना कि भारत विदेशी से क्या सीख सकता है, भारत के स्वतंत्र होने के अधिकार पर जोर देना चाहते थे। बाद में गांधी जी के भी पक्षधर थे वो, हालांकि कुछ हद तक गांधीवादी सक्रियता के आलोचक भी थे। टैगोर अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े गांधी अंबेडकर विवाद को भी सुलझाने में महत्वपूर्ण रहे, जिससे कम से कम गांधी के आमरण अनशन में से एक का विचार आया। उन्होंने ब्रिटिश राज की निंदा की और ब्रिटेन में स्वतंत्रता की वकालत भी की। बंगाल पुनर्जागरण के प्रतिपादक के रूप में उन्होंने एक विशाल सिद्धांत को आगे बढ़ाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कठोर शास्त्रीय रूपों को त्याग कर और भाषाई शक्ति का विरोध करके बंगाली कला का आधुनिकीकरण किया। उनके उपन्यास, कहानियाँ, गीत, नृत्य, नाटक और निबंध राजनीतिक और व्यक्तिगत विषयों पर बात करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊपर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले मोहनचंद करमचंद गांधी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। वह एक नेता और व्यक्ति के रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। वह एक नेता और व्यक्ति के रूप में गांधी के प्रशंसक थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, टैगोर और गांधी निस्संदेह 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दो उत्कृष्ट और प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। भारत और विशेष रूप से लगातार बढ़ती पीढ़ियों के दिमाग पर टैगोर का प्रभाव जबरदस्त रहा है। न केवल बांग्ला जिस भाषा में उन्होंने लिखा, बल्कि भारत की सभी आधुनिक भाषाएं आंशिक रूप से उनके लेखन द्वारा गढ़ी गई हैं। किसी भी अन्य भारतीय की तुलना में उन्होंने पूर्व और पश्चिम के आदर्शों में सामंजस्य लाने में मदद की और भारतीय राष्ट्रवाद के आधार को व्यापक बनाया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।